नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी ने नई भर्ती निकाल दी है। व्यक्तिक सहायक और आशु लिपिक की भर्ती दोस्तों निकली है। इसके अलावा अपर निजी सचिव की भी भर्ती निकली है दोस्तों विभिन्न विभागों में। आज की वीडियो में दोस्तों हम इस नई भर्ती के बारे में दोस्तों डिटेल में जानेंगे। आयु सीमा, इसका सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा तिथि कब रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज हम आपको देंगे। कुल पद दोस्तों आपके 257 यहाँ पर रहने वाले हैं और दोस्तों बढ़िया पोस्ट है। अगर आप इसकी बढ़िया तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के दोस्तों चांसेस रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा विज्ञापित नवीन पोस्ट के बारे में, जो कि है अपर निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक, आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। इनके पदों पर दोस्तों सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन आज दोस्तों जारी किया गया है 17 सितंबर 2024 और ऑनलाइन आवेदन आप इसके लिए 24 सितंबर 2024 से कर पाएंगे। अंतिम तिथि रही है 14 अक्टूबर 2024। इसके अलावा अगर आपका कोई कमी हो जाती है फॉर्म में तो उसको संशोधन करने की तिथि भी दी गई है, वो है 18 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक। इसके बाद लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि है, यह भी फुल्ली प्रस्तावित है, पूरी तरह से फिक्स नहीं है, तो इसलिए 8 दिसंबर 2024 को आपकी परीक्षा होने वाली है, मतलब इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग। अभी दोस्तों हाल में यूके ट्रिपल एस सी ने कैलेंडर भी निकाल दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा विभिन्न विभागों में समूहों के अंतर्गत अपर निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक, आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो, इसके कुल 257 पदों हेतु ये आपका विज्ञापन जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों ये आपके मांग रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर इन पदों की जो चयन प्रक्रिया है वो 2 चरणों में होगी। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपके 2 स्टेप होने वाले हैं। ये कोई आपका टिपिकल समूह का जैसे एग्जाम होता है 1 स्टेप का, वो नहीं होगा। यहाँ पर आपके 2 चरण होने वाले हैं। प्रथम चरण में आपसे लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का भी दोस्तों जो सिलेबस है अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अहरकारी क्वालिफाइंग नेचर की टंकड़ परीक्षा और आंसू लेखन परीक्षा होगी। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और इसके अलावा जो आंसू लेखन परीक्षा होती है, स्टेनो का दोस्तों जो टेस्ट होता है स्टेनोग्राफी का, वो आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कि इसका आपको क्वालिफाई करना होगा। सिर्फ आपके मेरिट में इसके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, यानी कि जिनका मेरिट में ऊपर स्थान है और उनको बस क्वालिफाई करना होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि आंसू लेखन परीक्षा में बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर ये जो पद हैं वो रिक्त रह जाते हैं। तो अगर आपकी आंसू लेखन अच्छा है और अगर आप यहाँ पर जो मेरिट है उसमें आप अच्छा कर जाते हैं, या बेसिकली आप अगर थोड़ा लो मार्क्स भी लाते तो आगे जाके क्योंकि वेटिंग आती रहती तो फिर वहाँ पर आपके सिलेक्शन के दोस्तों यहाँ पर चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप आंसू लेखन को अपना सही कर लेंगे और अगर आप यहाँ पर आप अच्छे स्कोर कर जाते हैं, ठीक ठाक स्कोर कर जाते हैं, तो आगे जाके वेटिंग में भी आपके आने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे पढ़ाई में तो होते हैं, वे बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं, लेकिन जो आंसू लेखन परीक्षा है वो वहाँ पर बाहर हो जाते हैं और फिर वो जब बाहर हो जाते हैं तो जो नीचे मेरिट वाले लोग हैं उनका चांस आ जाता है। तो ये यहाँ पर इसका थोड़ा सा फ़ायदा, तो यहाँ पर आपको आंसू लेखन भी अपना अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों हम पदों के विवरण की हम बात कर लेते हैं। पदों को दोस्तों इन्होंने अलग अलग ABCDEFGH कैटेगरी में दोस्तों बांटा है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपर निजी सचिव। अपर निजी सचिव दोस्तों APS की पोस्ट यहाँ पर है। यूके ट्रिपल एस सी दोस्तों निकाल रहा है। जनरली इसको यूके PSC दोस्तों निकालता है, जहाँ पर आपको जो परीक्षा के चरण हैं कई चरणों से दोस्तों वहाँ पर गुजरना पड़ता है। मतलब बेसिकली वहाँ पर आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, प्री का एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद फिर आपकी टंकड़ परीक्षा होगी। वहाँ पर आपका मेंस एग्ज़ाम के पास फिर आपकी टंकड़ परीक्षा होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल होता है निकालना अगर हम बात करें यूके PSC की। लेकिन यूके PSC के कंपैरिजन में यूके ट्रिपल एस सी में एक अच्छा दोस्तों मौका आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल मिला के 3 पद हैं दोस्तों, ये निकले हैं उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत 3 पद निकले हैं। वेतनमान देख लीजिए दोस्तों, लेवल 8 की पोस्ट है, तो लेवल 8 की पोस्ट है जो कि यूके ट्रिपल एस सी निकाल रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात है, तो यहाँ पर जिन लोगों का सिलेक्शन होगा तो उनके काफ़ी चांदी होने वाली है। इसके बाद आयु सीमा है 21 से लेकर 42 वर्ष
और अराजपत्रित है, स्थायी है, एनपीएस के दायरे में आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अनिवार्य अर्हता में क्या क्या होना चाहिए। आपकी ग्रेजुएट है, प्लेन ग्रेजुएट चल जाएगा। इसके अलावा आपको हिंदी व अंग्रेजी में आशुलिपि स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर पर अंग्रेजी हिंदी टंकण में आपकी 4000 की डिप्रेशन की स्पीड होनी चाहिए पर आवर में। ठीक है, तो ये आपका अनिवार्य अर्हता है। बाकी अधिमानी अर्हता है, उसमें आपका एनसीसी है, एनएसएस है, तो दोस्तों वो आपका चल जाएगा। तो फिलहाल ये तो बात की बात होती है, पहले आपको मेरिट में आना होता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद है बी वाला, ये है व्यक्तिक सहायक। इसमें कुल मिला के 3 पद निकले हैं। ये उत्तराखंड सूचना आयोग में दोस्तों ही निकली है पोस्ट। इसका वेतनमान अच्छा है, लेवल 6 है। जनरली जो व्यक्तिक सहायक होता है उसका लेवल वेतनमान 5 होता है, लेकिन इसका लेवल 6 है। तो यहाँ पर 18 से 42 वर्ष है इसकी आयु, यहाँ पर 18 से 42 वर्ष है। और अगेन अराजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। अब इसकी जो अनिवार्य अर्हता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इंटरमीडिएट दोस्तों इसकी अर्हता है। तो इंटरमीडिएट अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए लेवल 6 की नौकरी पाने का एक बहुत बढ़िया मौका यहाँ पर आ रहा है। डायरेक्टली देखा जाए तो इंटरमीडिएट है तो उसमें लेवल 6 की नौकरी निकलती नहीं है बहुत आसानी से। ठीक है, बट लेकिन 4200 ग्रेड पे की जॉब, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता, कंप्यूटर और में हिंदी में न्यूनतम आपको 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड, जो कि दोस्तों एक बहुत नॉमिनल स्पीड होती है। ठीक है, जनरली जैसे 7000, 8000, 9000 दोस्तों मांगी जाती है, लेकिन हिंदी टंकण 4000 की डिप्रेशन आप आराम से 1 महीने में या 1 महीने से भी कम समय में आराम से आप कंप्यूटर में सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही होता है कि आशुलिपिक है। आशुलिपिक के लिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इसके अलावा जो अंग्रेजी आशुलिपिक और टंकण में प्रवीण अभ्यर्थी उनको अधिमान दिया जाएगा। बाकी अधिमानी अर्हता इसकी वही है। ठीक है, उसको रहने दीजिए। इसके बाद फिर सी पद नाम है, वो है आशुलिपिक और व्यक्तिक सहायक। तो आप देख सकते हैं उनकी रिक्तियों का विवरण यहाँ पर कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 15 पद हैं। और ये क्योंकि दोस्तों आपके महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल में मांगे गए हैं, तो यहाँ पर आपसे अंग्रेजी में दोस्तों ज़्यादातर स्पीड मांगी जाएगी, क्योंकि कोर्ट का काम अंग्रेजी में चलता है दोस्तों। हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेवल 5 है। जनरली लेवल 5 का ही पद होता है, 21 से 42 वर्ष। अस्थाई, अराजपत्रित, स्थायी और एनपीएस के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, कोर्ट के काम में दोस्तों जनरली स्पीड भी ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्पीड भी ज़्यादा मांगी जाती है। तो देख सकते हैं उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। कंप्यूटर चालन में इंटरमीडिएट दोस्तों आपसे मांगा गया है, और टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अंग्रेजी आशुलिपि में ज़्यादा स्पीड मांगी गई है, 100 शब्द प्रति मिनट। तो अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट। तो आप देख सकते हैं कि महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत जो अर्हता है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, लेवल इसका 5 है। ओके, इसके बाद बात करेंगे व्यक्तिक सहायक, जो कि आपका कुल 2 पद निकले हैं। ये निकले हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला में। इसका भी दोस्तों यहाँ पर लेवल आपका 5 है, 18 से 42 वर्ष है। तो 18 से स्टार्ट हो गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जो योग्यता है वो जनरली स्नातक और हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर और अंग्रेजी में 4000 की डिप्रेशन की आपकी स्पीड मांगी गई है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो इसका है 18 से 42 वर्ष। वैसे देखा जाए तो अगर 18 वर्ष से 42 वर्ष मांगा जा रहा है तो इंटरमीडिएट योग्यता मांगी जाती है। यहाँ पर स्नातक है, स्नातक के लिए 21 से 42 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 18 से 42 मांगा जा रहा है। तो 18 वर्ष तक तो आजकल तो इंटरमीडिएट ही हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल देखेंगे, इसमें देखना रहेगा कि क्या सही है ये। इसके बाद देखते हैं व्यक्तिक सहायक। तो व्यक्तिक सहायक में आप देख सकते हैं कुल मिला के 22 पद हैं और ई पद नाम से हैं। यहाँ पर ई वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये निकले हैं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में। ठीक है, ये सभी आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निकलेंगे, तो विधिक सेवा में निकलेंगे लॉ वाले। तो यहाँ पर आपके ये पद निकले हैं कुल मिला के। तो इसमें अगर हम देखें तो इनकी योग्यता देखें तो यहाँ पर अगेन 18 से 42 वर्ष है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट, आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट मांगा जाता है 18 से 42 में, और उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसमें हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। तो आशुलिपि में तो आपको 80 शब्द प्रति मिनट तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। बाकी महाधिवक्ता कार्यालय तो वहाँ पर अंग्रेजी आशुलेखन भी मांगा गया 100 शब्द प्रति मिनट का, तो वो काफ़ी ज़्यादा है।
और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण 4000 की डिप्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद पद एफ वाले, एफ कैटेगरी में फिर व्यक्तिक सहायक हैं। अब ये निकले हैं दोस्तों आपके राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग। ठीक है, ये आपके कुल पद निकले हैं। तो ये जनरली आपकी दोस्तों ये जो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध जिला उपभोक्ता संवर्ग में निकले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कुल मिला के 2 ही पद ये दोस्तों निकले हैं। और यहाँ पर देखा जाए इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में ही है। तो मेरे ख्याल में दोस्तों ये मुख्यालय में ही दोस्तों यहाँ पर निकली है। ठीक है, तो 2 पद ये मुख्यालय के होंगे, देहरादून की पोस्टिंग होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, इतना ही होना चाहिए क्योंकि इसका जो मुख्यालय दोस्तों वही घंटाघर के आसपास है, तो वहीं पर ये होनी चाहिए और वहीं पर ही होगी ये 100%। तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 से 42 वर्ष तक है, लेवल अप्स का 5 है, राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। तो आशुलिपि के लिए यहाँ पर क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परीक्षा परिषद में आपसे इंटरमीडिएट होना चाहिए, क्योंकि 18 से 42 मांगा गया है तो इंटरमीडिएट ही रहता है जनरली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द्विभाषा अंग्रेजी और हिंदी आशुलिपि में, अंग्रेजी में 100, हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो काफ़ी स्पीड है। और इसके अलावा अंग्रेजी और हिंदी टंकण में भी क्रमशः 5000 और 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड मांगी गई है। इसके अलावा MS ऑफिस का ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा ये तो राज्य आयोग के लिए है, फिर जिला फोरम के लिए अलग है। जिला फोरम के लिए फिर आपका इंटरमीडिएट और साथ ही साथ हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन। यहाँ पर अंग्रेजी वाला नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम व्यक्तिक सहायक जी वाले ग्रुप की देखेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद हैं 207 और ये विभिन्न विभागों में, जैसे कि आपके सेवा आयोजन में है, इसके अलावा राज्य कर विभाग है, वन विभाग है, कृषि विभाग है, इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, सभी दोस्तों यहाँ पर विभागों में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। लोक निर्माण विभाग, ठीक है, तो आपको कई सारे विभागों में दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। विभागीय लेखा परीक्षा, अर्थ एवं संख्या विभाग, ठीक है, देहरादून। अभी यहाँ पर कुछ विभागों के चढ़ाए नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ पर अभी पूरा डेटा नहीं आया, तो कुछ को इन्होंने छोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पर 32 और 33 में। तो आप देख सकते हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग और ग्रामीण विभाग में कुल मिला के आपके 207 पद हैं। तो इसकी भी दोस्तों आयु सीमा 18 से 42 है। तो बेसिकली इसमें क्या मांगा जाएगा, इंटरमीडिएट ही मांगा जाना चाहिए, तो इंटरमीडिएट ही मांगा जाएगा। तो इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उससे समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो व्यक्तिक सहायक होता है उसके लिए सामान्य अगर योग्यता की बात करें तो 80 शब्द प्रति मिनट तो उसको हिंदी आशुलेखन में आना ही आना चाहिए और हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। ये जनरली रहता है और इंटरमीडिएट उसकी योग्यता रहती है। ठीक है, ये जनरल है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें कुल 3 पद निकले हैं। अब ये उत्तराखंड सूचना आयोग में निकले हैं तो इसका लेवल थोड़ा 4 है, 18 से 42 वर्ष है। तो इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा जाएगा। इसमें कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति है, साथ ही आशुलिपिक तो चाहिए 80 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिक सहायक आशुलिपिक ग्रेड 2। तो ये भी दोस्तों आपके कुल मिला के 2 पद यहाँ पर निकले हैं और ये निकले हैं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में। इसका भी लेवल 4 है और आप देख सकते हैं राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। फिर वही इंटरमीडिएट है। इसके अलावा 80 शब्द प्रति मिनट की गति, हिंदी टंकण में 30 शब्द टंकण की गति, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, 30 शब्द की 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी थोड़ा अच्छी योग्यता है। ठीक है ना, लेकिन लेवल दे रहे हैं 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना उत्तराखंड में वेतन विसंगति चलती है। एक ही समकक्ष पद है, एक उस A1 इसकी योग्यता थोड़ा सा ज़्यादा मांगी जा रही है, एक को कम स्केल मिल रहा है, एक को ज़्यादा स्केल मिल रहा है। सरकार इसकी ओर को ध्यान क्यों नहीं देती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात में। तो पाठ्यक्रम दोस्तों आप समझ लीजिए आपकी 100 अंकों की दोस्तों आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जो कि पूरी की पूरी बहुविकल्पीय आधार की होगी। 2 घंटे का दोस्तों आपको समय मिलेगा। अब ध्यान रख ले दोस्तों कि यहाँ पर चाहे आपका क्वालिफाइंग नेचर भी होता है दोस्तों, अगर आप इससे कम अंक लाएंगे तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो देखिए, जैसे आप सामान्य छात्र हैं या OBC श्रेणी के छात्र हैं तो आपको 45% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, 45%। तो अब सामान्य के अंतर जो लोग आएंगे, जैसे सामान्य महिला भी आएगी तो भी उसको 45% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं और आप सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो भी आपको 45% लाना अनिवार्य है। इनकी कोई दोस्तों अलग से नियमावली नहीं बनी हुई है। UKPSC की अलग नियमावली है, तो यहाँ पर कोई अलग से नियमावली नहीं है। तो आपको 45 अंक लाना अनिवार्य है। ऐसी दोस्तों जब आप SC और ST में आते हैं
तो SC ST में चाहे आप सामान्य में आए, यानी कि आप मेल में आए, फीमेल में आए, PH में आए, तो देन आपको 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। इससे कम लाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मेरिट में कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है, बस इतना ही लिखा गया है। तो इसी के अंदर पूरा सार है कि अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हैं तो 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। अब आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको उस हिसाब से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। तो अगर जैसे कोई हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जनरल के अंतर्गत आता है, तो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, OBC श्रेणी के अंतर्गत आता है, चाहे OBC हो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। ऐसी अगर कोई SC ST के अंतर्गत आता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, उसको 35% अंक लाना अनिवार्य है। ये दोस्तों इनकी सिंपली अभी सेवा नियमावली कहती है। इसमें इन्होंने किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब दोस्तों हम आयु की बात कर लें, तो जो आयु का निश्चायक तिथि दोस्तों इन्होंने 1 जुलाई 2024 रखी है। 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो आयु है उसको दोस्तों काउंट किया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2024 आपकी आयु की निश्चायक तिथि दोस्तों यहाँ पर रखी गई, आयु की गणना आपकी होगी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखें, जैसे अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या OBC के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दोस्तों मिल जाएगी। इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दोस्तों अनुमन्य है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनको भी दोस्तों उन्हीं के रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अनुसार छूट दोस्तों अनुमन्य। जैसे उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनको भी 5 वर्ष की दोस्तों छूट अनुमन्य है। ठीक है, इस तरह से जो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक है उनको भी 3 वर्ष की ऊपरी आयु में छूट अनुमन्य है, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, अब कौन कौन इसके लिए पात्र हैं, तो देखिए यहाँ पर क ख ग घ, यहाँ पर आपकी 4 अर्हताएँ दोस्तों लिखी गई। इनमें से अगर एक भी अर्हता आपके पास है तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवाजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो तो आप दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक अर्हता है, यानी कि अगर आपका रोजगार कार्यालय में, सेवाजन कार्यालय में आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक, यानी कि अभी तक भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो अभी भी करवा सकते हैं, तक अगर आपका पंजीकरण है तो फिर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप राज्य के मूल निवासी या फिर स्थायी निवासी हैं, उसका प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी आप भर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर आपने यहाँ से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया हुआ हो, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया हो गया, या फिर उसके समकक्ष कक्षा आपने उत्तराखंड राज्य के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की है तो भी दोस्तों आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कई ऐसे यहाँ पर राज्य सरकार के अंतर्गत कोई ऐसे कार्मिक होते हैं जो होते तो बाहर के हैं, जैसे मान लेते हैं, या फिर कोई सरकारी नौकरी पर यहाँ पर कार्यरत है, जैसे मान लेते कोई ONGC में कार्यरत है या BHEL में कार्यरत है, कोई सरकारी ऐसी नौकरी में केंद्र सरकार के उपक्रमों में कार्यरत है या फिर राज्य सरकार में यहाँ पर कार्यरत ऐसे है जिसकी नौकरी को यहाँ से स्थानांतरित नहीं किया सकता, उसने उत्तराखंड में ही काम करना है, तो फिर उसकी जो वाइफ है या उसके जो पति है, पति या पत्नी दोनों चल जाएगा, तो वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई अगर आपके सैनिक में है, अर्धसैनिक बलों में है, ठीक है, राज्य अथवा या फिर राज्य सरकार में या फिर उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्थशास्त्र संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से कोई कार्मिक है, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सार्वजनिक उपक्रम है वहाँ पर परमानेंट रूप से जो उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, यानी कि उत्तराखंड से बाहर उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो स्वयं या फिर उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवा के समूह गौ के सीधी भर्ती में आवेदन के पात्र हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी के अलावा राज्य के स्थायी निवासी जो कि आजीविका के लिए या अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवास रहते हैं, तो वो स्वयं भी, उनके पति पत्नी भी जैसी स्थिति हो, उनके पुत्र पुत्र भी इस ग्रुप सी की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा चौथा, जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवा में सेवायोजित हैं किंतु विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें किसी भी सेवायोजन में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि जो ऑलरेडी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनको सेवायोजन में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि उत्तराखंड शासन के पत्र के अनुसार राज्याधीन सेवाओं का अर्थ यह है कि केवल उत्तराखंड राज्य में ही आपकी सेवाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यूपी में
गवर्नमेंट जॉब करें और आप उत्तराखंड में अप्लाई कर दें, तो राज्याधीन सेवाओं का अर्थ है कि उत्तराखंड राज्य की सेवाएं ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो उत्तराखंड राज्य की सेवाओं से इतर अगर आप अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो फिर आप सेवाजन के कार्यालय हेतु अनुपत्ति प्रमाण पत्र के सेवाजन कार्यालय में आप पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर चीज़ें समझनी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे शुल्क की। तो शुल्क दोस्तों आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी के तो 300 रुपये शुल्क रहेगा। SC ST EWS के लिए दोस्तों आपका 150 रुपये का शुल्क रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 है। अनाथ के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में। परीक्षा पैटर्न हमने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि यहाँ पर 2 चरणों में आपकी परीक्षा होने वाली है। एक आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपकी होगी। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको -0.25 अंक दिया जाएगा, यानी कि -1/4 अंक। सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। 100 मार्क्स की दोस्तों आपकी परीक्षा होगी। अभी 100 मार्क्स की परीक्षा के दोस्तों आपके 3 खंड हैं। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, भाग 1 दोस्तों जो कि 20 मार्क्स का है, इसमें आपसे सामान्य हिंदी दोस्तों पूछी जाती है। तो सामान्य हिंदी का दोस्तों आप यहाँ पर सिलेबस दे सकते हैं। डिटेल सिलेबस है जिसमें आपसे भाषा, हिंदी भाषा, लिपि, वर्णमाला, हिंदी वर्तनी, शब्द संरचना, शब्द भंडार, ये सभी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपके हिंदी, कंप्यूटर, ठीक है, इससे संबंधित। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, इसमें उत्तराखंड राज्य NCERT की 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार आपसे पद्य, गद्य ये दोस्तों पूछाएंगे। स्पेशली दोस्तों आपके यहाँ पर लिखे गए हैं जो आपके हिंदी कवि हैं उनके नाम दोस्तों यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, साहित्यकार उनके नाम दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं स्पेशली। ठीक है, इसके बाद भी दोस्तों भाग 2 होगा। भाग 2 दोस्तों आपका 40 अंक का होने वाला है। इसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ दोस्तों आपसे रीजनिंग भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। तो इसके भी दोस्तों भाग 2 के भी कई सारे सब पार्ट हैं। जैसे भाग 2 क है, इसमें आपसे मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जैसे आपसे अशाब्दिक, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, इसके प्रश्न होंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपसे यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिलेबस भी पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस इसका कंप्यूटर का दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये इंग्लिश में दोस्तों इन्होंने पूरा का पूरा दे रखा है। इसके बाद फिर भाग 2 ख आएगा जिसमें आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी जो कि भारत की भी है और विश्व की भी है। तो प्राचीन भारत का इतिहास जैसे कि हम पढ़ते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बाकी फिर आपको दोस्तों मध्यकालीन इतिहास है, फिर इसके बाद आधुनिक इतिहास है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, सभी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। भारत सरकार अधिनियम, विश्व का इतिहास। ठीक है, फिर इसका तीसरा पार्ट दूसरे पार्ट का ही चल रहा दोस्तों 40 मार्क्स में से। अभी फिर आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी, चाहे इंडिया की हो, वर्ल्ड, दोनों से पूछी जाएंगी। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, दोनों आने वाला है। इसके बाद फिर आपकी पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान, इसमें आपके राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण और इसके अलावा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधीवाद, ये सब दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राजनीति विज्ञान से संबंधित आपका सिलेबस दोस्तों रहने वाला है। भारतीय राज्य व्यवस्था कैसी है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता। ठीक है, ये सब दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे खासा सिलेबस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पर्यावरण, मानवाधिकार, तो ये आपका भूमंडलीकरण, सार्क, इनसे संबंधित प्रश्न है। इसके बाद फिर दूसरे का ही 5वां पार्ट है, इसमें फिर आपकी इकोनॉमिक्स भी आएगी। इसमें आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों पूछा जाएगा। इसके अलावा आप फिर इसके बाद आता है भाग 2 चौ, जिसमें आपसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स भी दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी दोस्तों आपका काफ़ी डिटेल है सिलेबस। फिर आता है भाग 3। ठीक है, तो भाग 1 20 मार्क्स का, भाग 2 40 मार्क्स का और भाग 3 ये भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा। 40 40 20 यानी कि 100। तो ये आपका 40 अंक का होने वाला। भाग 2 दोस्तों काफ़ी बड़ा है। भाग 3 दोस्तों फिर आपका उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जानकारी है। उत्तराखंड नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे इसमें उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय है, फिर उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड के जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, ये सभी आएंगे। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था, जनानकी। ठीक है, उत्तराखंड की में शिक्षा है, सामान्य शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी की दशाएं, उत्तराखंड का सामान्य प्रशासन व्यवस्था, महत्वपूर्ण योजनाएं, राज्य के द्वारा दोस्तों जो आपका सांख्यिकी आंकड़े और उससे संबंधित विषय, उत्तराखंड में जैव विविधता, अन्य विविध विषय। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रुप सी का भी अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर सिलेबस है। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है जिसको आपने दोस्तों देखना है। ठीक है, तो एक कभी हम दोस्तों इसके ग्रुप सी के सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों हमने आपको जो
उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक की भर्ती निकली, इससे संबंधित सभी पक्षों के बारे में दोस्तों जानकारी दे दी है। अगर कोई अन्य पक्ष दोस्तों रह गया होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।